Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 Geography chapter number 4 Maps. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है, इसीलिए इसे भी ख़त्म करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अगेन फ्लो चार्ट मेथड से आपको बताऊंगी और ये चैप्टर आपका तुरंत ही फिनिश हो जाएगा खेल खेल में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो मैप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ें हैं जानने के लिए, ठीक है। वो दो चीज़ें क्या है? वो दो चीज़ों को जानने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स और दूसरा कंपोनेंट ऑफ मैप्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने जिस चैप्टर को पढ़ा था वो था ग्लोब, और आपको ध्यान होगा कि ग्लोब जो था वो काफ़ी यूज़फुल था, लेकिन ग्लोब तब यूज़फुल होता है जब हम अर्थ को एज अ होल पढ़ते हैं तब। लेकिन जब हम अर्थ के किसी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तब ग्लोब इतना यूज़फुल नहीं हो पाता है और तब हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखें कि मैप का डिफिनीशन यदि हम देना चाहें तो वो क्या है। मैप को हम कह सकते हैं कि अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स है जिसके बिना ये डिफिनीशन पूरा नहीं होगा। पहला तो ये है कि ये जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है, ठीक है। ये या रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है। दूसरा ये चीज़ है कि मैप जो है वो हमेशा ही एक फ्लैट सरफेस पे बनाई जाएगी। जिस सरफेस पे हमें बनाना है वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए। मैप ड्रॉ करने के लिए हम किसी ओवल शेप के चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इस मैप को ड्रॉ करने में स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी स्केल के अकॉर्डिंग मैप बनता है। तो ये स्केल क्या होता है ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो इसको आप इस डेफिनेशन को ज़रूर लर्न कर लीजिए ताकि आपको मैप अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, ठीक है। अच्छा, मैप का यूज़ क्या है? मैप क्यों हमें यूज़फुल है? किस तरह का मैप होता है? तो आप देखेंगे कि मैप इस तरीके का होता है जो कि एक छोटे से एरिया का कुछ फैक्ट्स बता सके। दूसरा मैप इस तरीके का होता है जो कि बहुत सारे फैक्ट्स को अपने में समाहित करके रखता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मैप्स को जब हम एक साथ एक जगह कर देते हैं तो वो एक एटलस का रूप धारण कर लेता है। इस चैप्टर में मैप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और आज आपको पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। ये तो आपका बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक टाइप्स ऑफ मैप्स और दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैप्स देखें कि मैप कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैप्स में हम देखते हैं कि 3 तरह के मैप हैं। पहला फिजिकल मैप है, दूसरा पॉलिटिकल मैप है और तीसरा थीमेटिक मैप है। फिजिकल मैप में क्या क्या आता है देखिए। जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, ये सब कुछ फिजिकल मैप में आ जाता है। और बच्चों, आप देखते होंगे कि किसी भी मैप पे यदि आपको पहाड़ बने हुए होते हैं या पठार बने हुए दिखते हैं या फिर रिवर्स बने होते हैं तो उस तरह के मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं, क्योंकि वो फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री, जो पर्टिकुलर कंट्री है उसका या फिर वर्ल्ड के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको शो करते हैं इस तरह के मैप। उसके बाद पॉलिटिकल मैप में आप देखिए सिटीज़ बने हुए दिखेंगे, टाउन्स दिखेंगे, है ना, विलेज दिखेंगे। इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स के भी बाउंड्रीज बने हुए दिखेंगे। तो इस तरह का जो मैप होता है उसमें बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें क्या है कि जो भी कंट्रीज़ होगी या जो भी जगह के बारे में मैप में दिखाया हुआ होगा उसकी बाउंड्री बनी हुई होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप वर्ल्ड मैप में इंडिया का स्थान देखेंगे तो आपको इंडिया की बाउंड्री दिखी हुई होगी या पाकिस्तान की बाउंड्री दिखी हुई होगी। हर अलग कंट्री का अपना बाउंड्री होगा। ठीक उसी तरह यदि आप इंडिया के ही मैप में महाराष्ट्र को देखेंगे या झारखंड को देखेंगे या किसी और स्टेट को देखेंगे तो वो आपको बाउंड्री के हिसाब से शो होगी वहाँ पे, ठीक है। तीसरा होता है थीमेटिक मैप, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं रोड मैप होता है जिसमें कि रोड्स के बारे में पता चलता है। रेनफॉल मैप होता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का भी मैप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का भी मैप होता है। थीमेटिक मैप में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ये पर्टिकुलर थीम पे
बेस्ड होता है, यानी कि जब रोड मैप है तो उससे आपको सिर्फ रोड्स के बारे में जानकारी होगी, दूसरी कोई जानकारी नहीं होगी। ठीक उसी तरह रेनफॉल का मैप जब आप देखेंगे तो रेनफॉल के मैप से आपको सिर्फ रेनफॉल की जानकारी होगी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट से भी आपको सिर्फ फॉरेस्ट कहाँ है, कितना है, बस यही जानकारी हासिल होगी। तो हमने देखा कि एक तो फिजिकल मैप हो गया, दूसरा पॉलिटिकल मैप हो गया और तीसरा थीमेटिक मैप हो गया। तो आई थिंक आपको ये बहुत आसान सी चीज़ है और अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वह है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कंपोनेंट्स ऑफ मैप का पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कंपोनेंट्स ऑफ मैप में भी आप इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला हो गया डिस्टेंस, दूसरा हो गया डायरेक्शन और तीसरा हो गया सिंबल। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स जो हैं वो भी 3 हो गए, एक हो गया डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल, ठीक है। डिस्टेंस को देखिए, पहले फ्लो चार्ट बना लीजिएगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो डिस्टेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। इसके बाद डायरेक्शन को भी हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डायरेक्शन के 2 भाग कौन से होंगे, पहला जो होगा वो होगा मेन डायरेक्शन, या फिर इसे हम कई बार कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो हो गया वो हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, और जो तीसरा इसका कंपोनेंट है वो है सिंबल। वो सिंबल क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सिंबल के बारे में आप ये समझिए कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे सभी कोई समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ है, कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे मैप के ऊपर, इसके लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ है, तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको फ्लो चार्ट को बना लिया, अब हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मैप में जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यानी हम दूरी की बात करते हैं, तो हमें मैप पे दिखाना, जैसा कि मैंने बोला मैप के डिफिनीशन के समय मैंने एक वर्ड अंडरलाइन कराया था, अकॉर्डिंग टू स्केल। अकॉर्डिंग टू स्केल का मतलब यही है कि जो वास्तविक दूरी है किसी भी जगह की, जो एक्चुअल डिस्टेंस है किसी भी जगह का, वो मैप पे एग्जैक्ट होता है। वो मैप के ऊपर जब हम उसे ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 किलोमीटर कोई चीज़ है, किसी चीज़ की दूरी यदि 10 किलोमीटर है तो हम उतना 10 किलोमीटर का लंबा लाइन मैप पे खींचेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको दिखाने के लिए स्केल यूज़ करते हैं, और इस स्केल के लिए हम 2 तरह के स्केल को यूज़ करते हैं, एक तो स्मॉल स्केल और दूसरा लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में हम किस चीज़ को दिखाते हैं, कुछ बड़ी चीज़ें यदि दिखानी हो, जैसे कॉन्टिनेंट्स दिखाना है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को शो करना है, तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कॉन्टिनेंट्स दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आप कॉन्टिनेंट्स के अलावा बड़ा एरिया कोई सा दिखाना चाहते हैं, कोई सी कंट्री दिखाना चाहते हैं, तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। और लार्ज स्केल उसको कहते हैं जब हम किसी छोटी जगह को दिखाना चाहते हैं, तब हम उसके लिए लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। तो आप जैसे किसी टाउन को दिखाना हो या किसी विलेज को दिखाना हो तो आप लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस स्केल को यूज़ करते समय क्या करते हैं हम लोग की जो एक्चुअल दूरी होती है वो रिड्यूस की जाती है, इसीलिए मैप पे वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। स्मॉल स्केल को समझने के लिए आप ये जानिए कि मान लीजिए कोई जगह बहुत दूर है, मान लीजिए कोई स्थान, कोई प्लेस यहाँ से 500 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो हम इसको मैप पे एग्जैक्टली कैसे दिखाएंगे, हम उस दूरी को
कम रखेंगे। कहने का मतलब 500 किलोमीटर को यदि हमें शो करना है तो हम 5 सेंटीमीटर्स में शो कर देंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 ऐसा शो करेंगे, ठीक है। 500 किलोमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स, हम इस तरह से शो करेंगे। तो जो दूर की जगह है उसको छोटे से जगह पे दिखाना संभव हो सकेगा। जबकि लार्ज स्केल की बात करें, मान लीजिए कि आपका घर जहाँ है वहाँ से आपका स्कूल 10 किलोमीटर की दूरी पे है, छोटा जगह है, छोटी दूरी है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लार्ज स्केल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ठीक है। तो इस लार्ज स्केल को जब हम शो करेंगे तो हम इस दूरी को कितना रखेंगे, जैसे कि हमने स्मॉल स्केल में 5 सेंटीमीटर्स में किलोमीटर्स ज़्यादा दिखाए थे, 500 किलोमीटर्स दिखाए थे, वैसे ही लार्ज स्केल में हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर्स में हम 500 मीटर्स को ही रखेंगे, जो कि एक बहुत ही कम दूरी है। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह की एक्यूरेट दूरी को समझ सकते हैं। तो यदि किसी भी मैप में आपको स्केल गिवन है तो आराम से आप दो जगहों के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब हम चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन जो है वो भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मेन डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स, और दूसरा है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इसको कैसे हम समझेंगे, तो मेन डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन को समझने के लिए एक इस तरीके का चीज़ ड्रॉ कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि एक कंपास होता है, कंपास होता है, ये मैग्नेटिक यंत्र है एक, जिसे जब आप रखिएगा तो ये हमेशा क्या डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें डायरेक्शन दिखाएगा हमेशा ही नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, चाहे आप इसे जिस तरीके से भी रखिए। तो कंपास जो है वो आपको किसी भी जगह के डायरेक्शन को लोकेट करने में हेल्प करता है। तो आप जो हम मेन डायरेक्शंस की बात कह रहे हैं, तो एक हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, दूसरा हो गया साउथ, इसके ऑपोजिट, नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट हो गया साउथ, फिर हो गया ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट हो गया वेस्ट, ठीक है। ये हो गया मेन डायरेक्शन या फिर कार्डिनल पॉइंट्स इसे कहते हैं। इसके अलावा ये भी तो एक डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। फिर यहाँ पे देखिए साउथ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, तो इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। फिर इस तरफ देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। और इधर आप देखेंगे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। किसी भी जगह के डायरेक्शन को जानने में, एग्जैक्टली जानने में, ये जो इंटरमीडिएट वाले जो डायरेक्शन हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक मेन डायरेक्शन में हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी आसान सी चीज़ थी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो तीसरा कंपोनेंट था हमारा वो था सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या है, सिंबल्स को एक्चुअली मैप के ऊपर जो सिंबल्स बने हुए होते हैं उन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि किस तरीके से किन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा मैप के ऊपर में। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली एक्चुअल शेप में किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ट्री है, इसके अलावा रेलवे लाइंस हैं, कुआं है, वेल है ना, इन सब को एक्चुअल शेप और साइज़ में मैप के ऊपर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी जगह पे क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग कई बार अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम लेटर्स यूज़ करते हैं कई जगह पे हम शेड्स यूज़ करते हैं, कई जगह पे हम कलर्स यूज़ करके बताते हैं कि क्या है, फिर कई जगह पे पिक्चर्स यूज़ करते हैं और कई जगह पे लाइंस यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैप के ऊपर यूज़ करके हम जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप किसी ऐसी एरिया में गए, किसी ऐसे क्षेत्र में गए जहाँ पे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है मैप के ऊपर,
और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन साइंस का इस्तेमाल करेंगे, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप उस जगह क्या है उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। दूसरे कि जब ये सिंबल्स बने हुए होते हैं तो मैप को पढ़ना भी काफ़ी आसान हो जाता है ना। तो ये हो गया आपका सिंबल्स। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि इसमें दो ही चीज़ें मैप वाले चैप्टर में मेन जो है वो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइप्स ऑफ मैप जिसमें कि अलग अलग तरह के मैप होते हैं, और दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। पर इसके अलावा दो छोटी छोटी चीज़ें और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो है स्केच। एक तो है स्केच और दूसरा है प्लान। स्केच क्या है? स्केच एक रफ ड्राइंग है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, इसका स्केल से कोई लेना देना नहीं है, ये एक रफ ड्राइंग है, ठीक है। रफ ड्राइंग कैसे है? मान लीजिए कि मैं जिस जगह पे हूँ मुझे बताना हो कि ठीक है रोड के उस तरफ बीकानेर वाला है और उसका डायरेक्शन मुझे बताना है ना। तो मैं क्या आराम से बता दूंगी, एक रफ सा ड्राइंग करूंगी जिसमें स्केल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं एक रफ सा ड्राइंग करूंगी कि ठीक है आप ऐसे करके आराम से जाओ और इसके बाद आप लेफ़्ट मुड़ जाना, और यहाँ से लेफ़्ट मुड़ने के बाद आप यहाँ सीधे चलते जाओ, यहाँ पे आपको यू टर्न आएगा, यू टर्न से आप ऐसे मुड़ जाना और यहाँ से थोड़ी दूर और आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको बीकानेर वाले की दुकान दिखेगी, ठीक है। तो ये एक रफ सा ड्राइंग है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आप अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहते हैं और आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो वो एक रफली कुछ ड्रॉ करके बता देगा कि ठीक है इस जगह पे हमारा घर है, आप आ जाओ। तो ये हो गया स्केच, जिसका ये एक रफ ड्राइंग है और स्केल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है प्लान। मैप में सब कुछ दिखाने के बावजूद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं दिख पाती और संभव नहीं होता उनको दिखाना, तो उसको हम प्लान के जरिए दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं जिस कमरे में हूँ इस कमरे का साइज़ क्या है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये बताना हो तो इसके लिए मैं मैप का सहारा नहीं लूँगी बल्कि मैं प्लान का सहारा लूँगी। और यही वजह है कि जब आप देखते होंगे कि हाउसिंग कॉलोनीज़ वगैरह जब बनती है और जब कभी घर का डिज़ाइन बनता है तब जो डिज़ाइन किया जाता है उसे ही प्लान कहते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है कि 15 बाई 15 का रूम होगा या 16 बाई 14 का ड्राइंग रूम होगा, वॉटएवर जो भी है उस तरीके का लंबाई और चौड़ाई को दिखाने के लिए जब हम किसी ड्राइंग को यूज़ करते हैं तो उस ड्राइंग को हम प्लान कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में आपके लिए दो एक्टिविटीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसे आप करिएगा ज़रूर। एक तो ये एक्टिविटी है आपका पेज नंबर 25 पे, देखिए दिस वन, ये वाली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको बताना है डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है। यानी यहाँ पे शॉप बने हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, प्लेग्राउंड है, ट्री है और करीम का घर है, शीला का घर है, जो चीज़ें भी इसमें है वो किस डायरेक्शन में है, स्कूल है, कौन सी चीज़ें किस डायरेक्शन में है, ये आपको करना है। इसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी है इस चैप्टर में आपकी, और वो है पेज नंबर 27 पे, ये वाली, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी में भी जो चीज़ें बनी हुई है उसके डायरेक्शंस को आपको बताना है। लाइक इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग, ये जो रिवर है ये किस दिशा में बह रही है। फिर व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी, यानी डुमरी विलेज, ये वाला जो डुमरी विलेज है इसके साइड से कौन सी तरह की रोड जा रही है। तो ये जो आपको बताना है, एक्चुअली ये वाली एक्टिविटी जो है ये आपका बेस्ड है इसके ऊपर, कन्वेंशनल सिंबल। ये देखिए कन्वेंशनल सिंबल, ये जो कन्वेंशनल सिंबल है इसी के ऊपर बेस्ड ये एक्टिविटी है। तो आप इस कन्वेंशनल सिंबल्स को भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे और यही कन्वेंशनल सिंबल आपको यहाँ पे पहचानना है। ये जो गांव का एक मैप सा बना हुआ है, एक ड्राइंग सी बनी हुई है, इसमें जैसे ये रिवर है तो ये किस डायरेक्शन में बह रही है, दूसरे कि किस तरह का रोड जो है वो डुमरी गांव के पास से जा रहा है, तीसरा है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज़ सुंदरपुर सिचुएटेड, सुंदरपुर जो है वो किस तरह की रेलवे लाइन के ऊपर बनी हुई है। तो ये सिंबल्स जो हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं बच्चों, ये आपको लर्न करना है। इस सिंबल्स को आपको अपनी नोटबुक में बनाना भी है और इसे लर्न भी करना है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। हम फिर मिलते हैं अपने अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और जो कुछ भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि तो जब कभी भी मैं कमेंट चेक करूं तो मैं उसके आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।